Tweak IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, विकास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, साइंस में किशोरावस्था की ओर। इसमें मानव हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। कौन कौन से मानव हार्मोन्स होते हैं और शरीर में वो क्या बदलाव लाते हैं, डिटेल में इनको पढ़ना है। आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार ये वीडियो मिलता रहे। आप लोगों को सारे सब्जेक्ट की क्लास एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखेगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, साइंस का किशोरावस्था की ओर। इसमें हमें मानव हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है और कौन कौन से हार्मोन्स महिलाओं के होते हैं, कौन से पुरुषों के होते हैं और उनका शरीर में क्या काम होता है, इसके बारे में हमें यहाँ डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। लिखा है कि पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव और बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मतलब जनन ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य बच्चा होकर के वो जनन कर सके, नहीं। जनन अंग जो है वो विकसित होते हैं तब जनन होता है। तो जनन होने का एक अपना जो है टाइम पीरियड होता है। लिखा है मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं, क्योंकि वो अंग विकसित नहीं होते हैं। तो जनन अंग अगर विकसित ही नहीं होंगे तो वो करेंगे कैसे। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 6 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं, मतलब महिलाओं और पुरुषों के जननांग हम पढ़ चुके हैं, उनके अंग पर जानते हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण जो है बच्चा बड़ा होकर के वयस्क हो जाता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर एक एक करके देखना है। लिखा है किशोरावस्था और यौना आरंभ। ये क्या होता है। बोझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बोझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बोझो के कई मित्रों, जिनमें से 1 वर्ष बाद मिली थी, कि लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से हो करके कार्टून नजर आ रहे थे, मतलब मूछें निकल आ रही थी। इसका मतलब हो गया कि वो जो है धीरे धीरे यौन आरंभ की ओर बढ़ रहे हैं। यही सब लक्षण होते हैं मनुष्यों में। उसकी मां ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि जो है साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग होते हैं। जब हमारे शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो उससे वृद्धि होती रहती है। यहाँ इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे और युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। तो धीरे धीरे बच्चे बड़े होकर के और युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। आगे लिखा है शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक मतलब रहती है। ये बूझो ने क्वेश्चन अपने मन में सोचा। पहेली के मन में क्या आया, जीवन का जो है यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें ना तो बच्चे रहते और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ, क्या बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है। तो उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। लिखा हुआ है कि वृद्धि जो है एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्व, मतलब जो जनन अंग होते हैं वो परिपक्वता उसमें आ जाती है, तो उसे किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष की आयु तक रहती है। तो 11 से लेके और 18 वर्ष की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के जो है टीन जो है वो ये लिया गया है, उसी शब्द से लिया गया है, तो इसलिए किशोरों को जो है टीनेज जो है भी कहा जाता है। इसे हम टीन जो है एज कहते हैं अंग्रेजी में। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाती है। मतलब लड़कियां जो है टीन एज में थोड़ा पहले आ जाती हैं। ठीक है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ का संकेत होता है, क्योंकि यहीं से धीरे धीरे उनके जननांग और अन्य चीजों का विकास होने लगता है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के और लड़कियों के जनन क्षमता का विकास होना। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौन आरंभ समाप्त हो जाता है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहेली के मन में एक बात आया कि पहेली और बूझों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि और लड़कों में जो हल्की दाढ़ी और मूछें का आना किशोरावस्था के लक्षण है। यह यौन आरंभ होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। तो यौन आरंभ कैसे शुरू होता है, उनमें क्या परिवर्तन आते हैं। तो लिखा है यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि, पहला क्या है, लंबाई में एकाएक वृद्धि यौन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन होता है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ और पैरों की अस्थियों हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। तो यौन आरंभ का पहला लक्षण क्या होता है, लंबाई में वृद्धि होना। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ लिखा है आरंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक जो है दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। याद रखना 18 एज तक ही लड़के लड़कियों की एज तेजी से मतलब लंबाई तेजी से बढ़ती है, लेकिन एकाएक फिर रुक जाती है और बहुत ज़्यादा फिर नहीं बढ़ती है। कुछ यौन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में वह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आगे कि पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं। कभी कभी किशोर के हाथ तथा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित मतलब कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। मतलब कोई न जो लंबाई होती है कभी माता और कभी पिता के ही जो है प्रभाव बच्चों पर पड़ जाता है। इसका कारण यह होता है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है। अगर किसी की माता लंबी है तो देखा होगा कोई ना कोई बच्चा उसमें लंबा हो जाता है। अगर माता छोटी है या तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं। कभी कभी वो बच्चे अगर पिता पड़ गए, पिता लंबे हैं तो पिता पे वो लंबाई बढ़ जाती है, नहीं तो वो भी छोटे हो जाते हैं। परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। याद रखना वृद्धि होने के दौरान संतुलित आहार अगर नहीं मिलता है तब भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चे जो है उस स्पीड से नहीं बढ़ पाते हैं जिस स्पीड से उन्हें बढ़ने की आवश्यकता होती है। यह अस्थियों, पेशियों और शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषण आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। तो पोषण बहुत जरूरी है। अगर इस एज में पोषण नहीं मिलता है तो शरीर उतना तेजी से विकास नहीं कर पाता है। यौन आरंभ का जो दूसरा परिवर्तन है शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। लिखा है क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे और सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि ये यौन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैल कर चौड़े हो जाते हैं तो लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यह परिवर्तन लड़कियों में आता है, जबकि लड़कों में देखें तो शरीर के मतलब वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गढ़ी दिखाई देती है। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। तो दोनों में परिवर्तन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। स्वर में परिवर्तन, तो स्वर में कैसे परिवर्तन होता है। लिखा है क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है। यौन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का जो स्वर यंत्र विकसित होकर के अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है और लड़कों में बड़ा हुआ स्वर यंत्र जो है गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग में दिखाई देता है। इसे जो है एंड्रेम्स एपल जो है कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, उनका मतलब पिच छोटा होता है, अतः बाहर से समांतर दिखाई नहीं देता है। समांतर लड़कियों का स्वर जो है उच्च तारत्व वाला होता है, इनका जो है पिच काफी बड़ा होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। लड़कों मतलब किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या जो है भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद वह स्वर सामान्य हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये लड़कों का दिखाई देता है लेकिन लड़कियों का ये दिखाई नहीं देता है। तो यही पिच होता है, यहीं से आवाज़ जो है निकलती है। इसीलिए जो है इसका जो है लड़कों में बड़ा होना और लड़कियों में ये दिखाई नहीं देना, ये बहुत बड़ा कारण है। ये भी एक परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। स्वेद और तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि, ये क्या होता है।
किशोरावस्था में स्वेद और जो है तैल ग्रंथियों का स्वाद बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण जो है कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर जो है फुंसियां और मुहासे आदि आ जाते हैं। तो जो फुंसियां और मुहासे आ जाते हैं चेहरों पर, वो भी किशोरावस्था का जो है एक लक्षण माना जाता है। आगे यहाँ लिखा है श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना जो है स्वान वाहिकाओं द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निमोचित करती हैं, इसीलिए इन्हें नालिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे परिवर्तन देखते हैं। जननांगों का विकास। तो लड़कों और लड़कियों में जननांगों का विकास यहाँ तेजी से होता है, ठीक है। मानव जननांगों का पूर्वावलोकन कीजिए। यौन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण और शिशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं और वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी आरंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का जो है निमोचन भी क्या हो जाता है, प्रारंभ होता है। और यहाँ याद रखना, इसी समय लड़कियों के पीरियड भी शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है, ठीक है। आगे लिखा है जो है मानसिक, बौद्धिक और संवेदात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। इस समय सोच मानसिकता से बदल जाती है। लिखा है किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने और विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उनके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित भी महसूस करता है, ठीक है। बहुत बड़ी बात बताई गई है इसमें। परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। यह परिवर्तन प्राकृतिक है और जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता भी है। आगे लिखा है गौण लैंगिक लक्षण। ये क्या है? आप क्लास 6 में अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि वृषण और अंडाशय जनन अंग होते हैं। तो वृषण से ही स्पर्म निकलता है, इसे हम शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। और वो युग्मक अर्थात शुक्राणु अंडाणु उत्पन्न करते हैं और युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है, ठीक है। और लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं। ये भी एक लक्षण होता है, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। यह लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतः उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो लड़कियों में दाढ़ी मूछ नहीं आती है जबकि लड़कों में ऐसा होता है, वो भी एक लक्षण होता है किशोरावस्था में पहुंचने का। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों में ही बगल और जांघ में ऊपर भाग और जो है प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक लक्षण माना जाता है। आगे लिखा है किशोरावस्था में होने वाला परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो नियंत्रित करते हैं? तो हार्मोन रासायनिक पदार्थ होते हैं। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों और अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौन आरंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन अथवा टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित प्रारंभ कर देता है। तो पुरुषों में जो है टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन होता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारण होता है, जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है कि उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौन आरंभ के साथ ही अंडाशय की स्त्री हार्मोन अथवा एंड्रोजन उत्पादित करना आरंभ हो जाता है। तो महिलाओं का जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं? एंड्रोजन कहते हैं। और इसी से जो है महिलाओं में कई परिवर्तन होते हैं, कई चीजों का, उनके अंगों का विकास होता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं और दुग्ध ग्रंथि जो है दुग्धस्रावी ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। तो ये कौन कौन से हार्मोन होते हैं महिलाओं के और मतलब पुरुषों के, ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पीटी में पूछे ही जाते हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है और उसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। आगे लिखा है यहाँ जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका होती है। जब जनन प्रक्रिया होती है तो हार्मोन ही जो है ये काम करता है। तो लिखा है अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा जो है लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति
क्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण और अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। इसी से जो है क्या कहते हैं, आकर्षण की शक्ति दोनों में अलग अलग हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, आपने अब जो है अभी भी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं और लैंगिक हार्मोन भी जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण पर में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है, जिनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणुओं के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये भी बिना हार्मोन्स के नहीं हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है पीयूष ग्रंथि से स्रावित, तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पुरुषों में जो है जनांगों को क्या जो हार्मोन होता है जनांगों में टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में, और एंड्रोजन ये स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। कहाँ? पीयूष ग्रंथि से। फिर क्या होता है उसके बाद? रुधिर प्रवाह में, ये रुधिर के मार्ग साथ ही हार्मोन्स मिल जाते हैं, तो रुधिर प्रवाह में ये स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों में ये लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाता है, जहां से इसको काम करने की मतलब शुरू होना होता है। यौना आरंभ के समय शरीर में परिवर्तन को उद्दीपित करता है कौन? यही सब हार्मोन उद्दीपित करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है? तो लिखा है जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता और उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। ठीक है, क्योंकि महिलाओं में जो है बच्चा पैदा करने की जो एज होती है वो 50 साल होती है, लेकिन पुरुषों में 70 साल तक भी हो सकती है। लिखा है स्त्रियों में जननावस्था का आरंभ यौना आरंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतया 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौना आरंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं और अंडाशयों में एक जो है अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निमोचित होता है। ठीक, इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज में को ग्रहण कर सके। इसके फलस्वरूप क्या होता है? गर्भधारण होता है, और यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब उस स्थिति में अंडाणु और गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं में जो है सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त स्वात होता है। तो उससे जो इसी से क्या आते हैं? इसी से पीरियड आता है। ठीक है, जिसे ऋतु स्वात अथवा रज्जो धर्म कहते हैं। जो पीरियड होता है वो लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला जो पीरियड होता है यौना आरंभ में होता है, जिसे जो है रजो दर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में जो है ये पीरियड होना रुक जाता है, और पीरियड रुक जाने को रजो निवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में जो पीरियड चक्र होता है वो अनियमित हो सकता है तथा इसके नियमित होने में कुछ समय लगता है, तो इस पे पीड़ा भी होती है, महिलाओं को बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है कि पीरियड चक्र का नियंत्रण जो है वो हार्मोन द्वारा होता है, तो ये हार्मोन द्वारा ही निर्भर करता है। इस चक्र में जो है अंडाणु का परिपक्व होना, उसका निमोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना और निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल होता है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। जैसे मतलब ये जब पीरियड खत्म हो जाता है तो उसी समय गर्भधारण की अगर किया जाए तभी गर्भधारण होता है। तो ये सब टाइम होते हैं जिससे जो है संतति उत्पन्न होती है। आगे लिखा है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? ठीक है, तो लिखा है लड़का अथवा लड़की, तो इसमें जो है गुणसूत्रों का काम होता है। तो लिखा है निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश जो है निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अथवा गुणसूत्रों में निहित होता है। गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है और एक्स, जिसे हम एक्स और वाई कहते हैं। ठीक है, तो लड़कों में जो है एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बॉय हैं तो बॉय में एक्स और वाई दोनों होगा। ठीक है, आगे लिख रहा है स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो जो गर्ल्स होती हैं उसमें 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, X1 और X2 होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। युग्मक जो है अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, तो एक्स एक्स दोनों में हमेशा रहता है। ठीक है, ये भी याद रखना, एक्स और एक्स दोनों में हमेशा मिलते रहे, लेकिन अगर याद रखना जब कभी एक्स और एक्स मिल जाता है तब लड़की होता है, अगर एक्स
और वाई मिल जाते हैं तभी लड़का होता है। याद रखना, एक्स वाई मिलने से ही लड़का होता है। तो जो लोग लड़कियों पर जो है ये कमेंट करते हैं और महिलाओं को दोष देते हैं कि वो हमेशा लड़कियां ही पैदा करती हैं, तो याद रखना, जो गुणसूत्र, ये लड़की और लड़के का निर्धारण होता है वो पुरुषों के गुणसूत्र से होता है। महिलाओं को इसमें कोई रोल है ही नहीं होता है, और ये कोई बीमारी भी नहीं है, गलती किसी की नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में लोग महिलाओं को दोष देते हैं। आगे लिखा है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वह मादा शिशु में विकसित होगा। यदि शुक्राणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु मतलब स्पर्म में वाई गुणसूत्र होगा तो वो नर शिशु में विकसित होगा। ध्यान रखना, एक्स वाई मिलेगा तभी जो है क्या होगा, लड़का होगा, नहीं तो फिर लड़की होगी। आप यहाँ मैप पे आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे ये शुक्राणु है, स्पर्म होता है, तो ये एक्स स्पर्म है और ये वाई स्पर्म है। जब दोनों आके मिलते हैं तो अगर एक्स एक्स मिल जाएगा तो लड़की पैदा होगी, 2 एक्स हो गया। अगर वाई आकर एक्स में मिल जाएगा तो लड़का पैदा होगा, ये हो गया आपका लड़का। तो एक्स वाई लड़का और एक्स एक्स लड़की। तो इसमें किसी का रोल नहीं होता है, इसमें कोई किसी का गलती नहीं होती कि वो लड़की ही पैदा क्यों कर रही है महिला। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी अंधविश्वास और बुराई है। इसको हमें, जो पढ़े लिखे लोगों को, इसको समझना चाहिए कि इसमें लड़की का कोई रोल होता ही नहीं और ना ही लड़के का कोई दोष है। फिर भी जो है लोग महिलाओं को ही गलती देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। याद रखना, पिता के लिंग सूत्र द्वारा ही उसका निर्धारण होता है। यह धारणा है कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी है, पूर्णतः निराधार है और यह अन्याय संगत भी है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर भी उसने ये वेरीफाई किया है। आगे लिखा है, लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी होते हैं। तो लिखा है कि अगर हम चित्र 7.3 का पुनः अवलोकन कीजिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि का एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये पीयूष ग्रंथि होती है यहाँ पर। ठीक है, पीयूष ग्रंथि वृषण और अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय और एंड्रीनल जो है जैसी अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, जो पीयूष ग्रंथि तो ये हो गया, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, जो हमारे मस्तिष्क में होती है। थायराइड ग्रंथि भी होती है जो यहाँ हमारे गले के पास होती है। एंड्रीनल ग्रंथि कहाँ होती है, हमारे अग्नाशय में होती है। ये आपका अग्नाशय ये है। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, अलग अलग, और वहां से अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति दिखाया गया है और पुरुषों में जो है ये वृषण दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ग्रंथियां हैं अलग अलग, इसीलिए इनको अच्छे से हमें जानने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे तब उन्होंने वहाँ एक काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ और उभरा हुआ था। उसकी बुआ ने उसे बताया कि यह काका जो है गायटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है कि गायटर नामक रोग कहाँ होता है, तो थायराइड ग्रंथियों द्वारा होता है। काका की थायराइड ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। ठीक है, नहीं कर रही थी। उसकी बुआ ने यह भी बताया कि उसके फूफा जी मधुमेह के पीड़ित है, मतलब कि डायबिटीज के पीड़ित है, क्योंकि उसका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। तो इंसुलिन के उत्पादन के ना होने की वजह से क्या हो जाता है, तो याद रखना, मधुमेह रोग भी हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा चुका है। बूझो और पहेली ने उनके दवा खाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एंड्रीनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एंड्रीनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। याद रखना, एंड्रीनल ग्रंथि ही नमक को जो है हमारे शरीर में संतुलित करती है, खास करके खूनों में। एंड्रीनल जो है एंडीनेलिन नामक हार्मोन का स्राव भी करता है और एंडीनेलिन क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य भी करता है। ये भी याद रखना। अगर याद रखना, हमारे जो मस्तिष्क में क्रोध आता है, चिंता होती है, उत्तेजना आती है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, तो ये एंडीनेलिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है, थायराइड और एंड्रीनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का जो है
श्रावण करती हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें कमांड कौन देता है, तो पीयूष ग्रंथि देती है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि दिमाग में होती है, वही सारी लोगों को कमांड देती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है और जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि पीयूष ग्रंथि क्या करती है, तो ये याद रखना, ये वृद्धि हार्मोन भी जो है स्रावित करती है। कीट और मेढक में जीवन चक्र पूर्णतः करने में हार्मोन का योगदान क्या होता है, तो आप मेढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके होंगे। टेडपोल को वयस्क मेढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है, ये सब पिछली क्लास में बताया गया था। लार्वा से वयस्क बनने की इस अवस्था को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है और मेढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन नाम इसका नियमन करता है और थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन, ठीक है, जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में इसमें जो है टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, तो टेडपोल वयस्क मेढक में परिवर्धित नहीं हो सकते हैं। याद रखना, जो मेढक के बच्चे होते हैं, अगर पानी में आयोडीन नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं कर सकेंगे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आगे लिखा है, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण जो है गायटर रोग हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट्स बनाइए और इसको इंटरनेट पर देख सकते हैं। तो गायटर नामक रोग कैसा होता है आप इस मैप पे देख सकते हैं। इसमें जो है आपके जो है गर्दन बिल्कुल जहाँ पे वो है सूज जाती है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। आगे लिखा है जनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है, व्यक्ति का कायिक और मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वच्छ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अगर संतुलित आहार नहीं होता है तो व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई का नियमित रूप से पालन अथवा पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम अगर नहीं करते हैं तभी हमारा शरीर जो है खराब हो जाता है। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं क्या होती हैं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि और विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन का होना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का होना, वसा का होना, विटामिन खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेशन, ये सब होता है तो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां होती हैं एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन होता है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है, ठीक है। लोह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोह प्रचुर खाद्य जैसे कि फलीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। इससे खून अधिक बढ़ता है। अपने दोपहर और रात के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित और पोषक है? क्या इसमें कोई खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट और दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन हार्मोन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा और शक्कर भी है या जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? तो ये सब मिला करके हमारे शरीर को पूरी तरह से संतुलित आहार मिलना चाहिए। आगे लिखा है फल और सब्जियों का क्या स्थान है जो रच्छी भोजन होते हैं। चिप्स और पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। उससे कई तरह की बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ कुछ संतुलित जो है पोषण तत्व दिए गए हैं कि क्या हमें खाना चाहिए, जैसे फल हो गया, सब्जियां हो गया, मांस हो गया, दूध, अंडा हो गया, खाद्यान्न हो गया, ठीक है। अब आते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। ये क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि स्वेद मतलब पसीना ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली भांति धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतु मतलब कि पीरियड के समय सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने पीरियड चक्र का ध्यान रखते हुए पीरियड के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ जो है सैनिटरी
नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का प्रयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 5-6 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। ये लड़कियों को सलाह दी जाती है। आगे लिखा है जो है शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना और खेलना शरीर को चुस्त और स्वच्छ रखता है। सभी किशोर लड़के और लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। इससे शरीर क्या होता है, काफी स्वस्थ रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करें। लिखा है किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय होता है। याद रखना, किशोरावस्था में ही व्यक्ति का जो है शरीर और मानसिक विकास ज्यादा होता है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित ना महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग, नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, तो जब तक वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ठीक है, ड्रग्स जो है नशीले पदार्थ होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, पदार्थ होते हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है और यह स्वास्थ्य और जो है खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में भी अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक जो है वायरस द्वारा होता है। तो एड्स किससे होता है? HIV नामक वायरस से होता है। ठीक है, यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो है सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का जो है संक्रमण हो सकता है। ये भी आपको जानना है। ठीक है, यहाँ दिया है किशोर द्वारा गर्भधारण। तो लिखा है आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर और लड़कियां मां शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मातृत्व के लिए तैयार नहीं रहती है, मतलब वो मां बनने के लिए तैयार नहीं रहती हैं। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जो है मातृत्व के मां और संतान दोनों में ही स्वच्छ संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वह जो है माता की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती है, तो वह मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। तो ये भी आपको जान रखना है। ठीक है, हमने जो है इसमें क्या क्या सीखा है, इसमें लिखा है यौन आरंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष की अवधि जो होती है वो किशोरावस्था कहलाती है। यौन आरंभ का प्रारंभ होने पर जन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। ठीक है, आगे लिखा है किशोरावस्था में जो है लंबाई में वृद्धि होती है। यौन आरंभ और जनन अंगों की परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है स्रावित किए जाते हैं, जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन वृद्धि करता है, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियों वृषण, अंडाशय, थायराइड और एंड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता, मतलब को आदेश देता है। एक तरह से अग्नाशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का और एंड्रिनल जो है एंड्रिनल हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जो है इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है, किस ग्रंथि से होता है, तो ये अग्नाशय से होता है। और थायराइड से क्या होता है, तो थायरॉक्सिन होता है। और एंड्रिनल से एंड्रिनेलिन नामक हार्मोन होता है, जिससे लोगों को क्रोध आता है और गुस्सा आता है, ये सब होता है। टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन है तथा जो है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन मादा होता है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे जो है पीरियड कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है अजन्मे शिशु जो है का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उगमज में XX गुणसूत्र और XY गुणसूत्र होते हैं। बता चुका हूं मैं इसको। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि
तो शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनमें पीरियड प्रारंभ हो जाता है। इसका आंसर यह होगा। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोच्च होता है? तो वो रोटी, दाल और सब्जियां। ठीक है, इसमें जैसे चिप्स हो गया, यहाँ भी जो है नूडल्स हो गया, यहाँ भी चिप्स हो गया, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मैंने बता दिया। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन और आगे मैं कराऊंगा अलग से। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।